जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो रात के 12 बजे भारत का झंडा फहराया गया लाल किले में, लाल किले की प्राचीर में। और वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विश्व प्रसिद्ध भाषण में कुछ बातें कहीं। ये भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, डेस्टिनी अर्थात होता है भाग्य, डेस्टिनी अर्थात भाग्य। ट्राइस्ट मतलब एक तरीके से भेंट, चिर प्रतीक्षित भेंट, बहुत समय से जिसकी प्रतीक्षा थी। तो हिंदी में उस भाषण का अनुवाद होगा भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। उस उनके भाषण का शीर्षक एक तरीके से बना दिया गया है और इस रूप में वो प्रसिद्ध है। उस भाषण में उन्होंने कहा था, जब पूरा संसार, उसकी जो शुरुआत है उसकी पंक्ति, When the whole world is asleep, जब पूरा संसार इस मध्य रात्रि को सो रहा है, तब भारत अपने भाग्य निर्माण के लिए जाग चुका है। अर्थात भारत का उदय हो गया है। एक स्वतंत्र राष्ट्र का, नवोदित राष्ट्र का उदय हुआ है आज रात्रि 12 बजे से। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण था जो लाल किले से, इस चित्र में आप देख रहे हैं, उन्होंने दिया था वहाँ की प्राचीर से, और झंडा फहराया था, स्वतंत्र भारत का झंडा, इस परिचायक के रूप में कि अब देश स्वतंत्र हो गया है। यूनियन जैक जो इंग्लैंड का झंडा था वो उतारा गया, ये झंडा फहराया गया, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया उसे कहते हैं ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। नेहरू का जो ये भाषण है, ये पहला भाषण स्वतंत्र भारत का होने के नाते तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसके साथ ही वो नेहरू की सोच बताता है। इसलिए भी इस भाषण की बहुत महत्ता है, अहमियत है, क्योंकि उस सोच ने भविष्य की दिशा को बहुत प्रभावित किया। भारत के राष्ट्र निर्माण की दिशा को उसने बहुत प्रभावित किया। ये भाषण उनकी सोच को अभिव्यक्त करता है। जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, जिसको हम आधिकारिक स्तर पर 1885 से मानते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, तो उसमें शामिल जितने भी नेता थे वो एक बात पे तो सहमत थे, और वो सहमति इस बात पे थी कि जनता की सत्ता आएगी, यानी किस तरह का शासन होगा, लोकतंत्र। इस बात पर समस्त भारतीय नेता राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सहमत थे कि स्वतंत्रता मिलने पर हम देश में जनता की सत्ता लागू करेंगे, जिसे संक्षिप्त में लोकतंत्र कहते हैं। उनका ये मानना था कि भारत कोई राजतंत्र नहीं रहेगा और न ही मुक्ति संग्राम का उद्देश्य राजतंत्र की स्थापना करना था, बिल्कुल नहीं। यानी राजतंत्र तो कहीं भी उनके दिमाग में नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी तबके के लोगों ने भाग लिया था, सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, और इसके पीछे कारण यही था कि उन सब वर्ग के लोगों की न मंशा ही नहीं, बल्कि ये सोच थी कि हम जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग वो ले रहे हैं, वह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए ले रहे हैं जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता की सत्ता रहेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गांधीवादी विचारों का भी बहुत प्रभाव था, उसकी अमिट छाप थी। गांधीवादी विचारधारा उनके घर में, उनके दिमाग जहन में बहुत बैठी हुई थी, और उसके तहत किसी भी तरीके से वो अधिनायकवाद के खिलाफ थे। अधिनायकवाद मतलब एक तरीके की तानाशाही, एक व्यक्ति का शासन, सत्ता में केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे, वह अधिनायकवाद कहलाता है। तो पंडित नेहरू भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों का अपना प्रभाव, परिणाम ये कि हम राजसत्ता के खिलाफ थे, हम अधिनायकवाद के खिलाफ थे, उसके अस्तित्व पे ही विश्वास नहीं था। भारत के सामने, जैसा मैंने बताया, 3 चुनौतियां थीं। पहली और जो सबसे तात्कालिक चुनौती जिसे हम कह सकते हैं, जिसका निपटारा तुरंत करना था,
वो था कि भारत को कैसे एक जोड़ा जाए। भारत के जो 600 छोटी छोटी रियासतों को जो स्वतंत्रता अंग्रेज़ों ने दे दी है, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये रियासतें भारत में आए, शामिल हों। तो इस प्रकार भारत के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे तात्कालिक समस्या एकता के सूत्र में देश को बांधने की, भारत के को गढ़ने की, जिसमें भारतीय समाज की विविधता हो, विविधता में एकता हो। अब भारत जो है वो अपने आकार, अपनी विविधता में तो इतना विशाल, कितना विशाल है आप देख सकते हैं। यदि हम भारत के नक्शे को दूसरे अन्य देशों के नक्शे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि भारत स्वयं एक महादेश के रूप में दिखाई देता है। वो किसी महादेश से कम नहीं था और बड़ा विशाल था। विशालता सामाजिक विशालता के रूप में भी, क्षेत्रीय विशालता तो थी ही, विभिन्नता के रूप में भी बहुत विशाल था। अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति वाले लोग, अलग अलग विचारधारा वाले लोग, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे, अलग अलग धर्म के अनुयायियों की काफ़ी बड़ी संख्या थी। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी समस्या, विभाजन के बाद विस्थापन की समस्या का मैंने जिक्र किया, पुनर्वास की समस्या बताई और राजवाड़ों का विलय, ये तात्कालिक समस्याओं के अंतर्गत आता है। यदि इनका निपटारा नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत एक एकजुट राष्ट्र की तरह नहीं रह सकता, एक सिंगल नेशन के रूप में नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व खतरे में बना रहेगा। भारत का अस्तित्व यदि खतरे में, तो भारत के भविष्य की बात सोचना ही दूर। बड़े गंभीर सवाल लोगों के सामने थे कि क्या हम ऐसी विषम परिस्थितियों में एकजुट रह सकते हैं, एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, इतनी विविधताओं के बीच में, चाहे वो भाषाई विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता हो, अन्य सभी तरह की विविधताएं हों, भौगोलिक तो थी ही, इसमें हम कैसे जुड़े रहेंगे? क्या भारत एक रह पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। भारत के अस्तित्व को लेकर ही प्रश्न उठने लगे थे। ऐसा सवाल उठने लगा कि यदि हमें देश को एक रखना है तो क्या ऐसा करने के लिए केवल राष्ट्रीय एकता की बात करें तो पर्याप्त होगा? राष्ट्रीय एकता की बात करने से क्या ये संभव हो पाएगा कि देश एक रहे, या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, या बाकी जो उद्देश्य हैं उसको हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी? स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था तो इसमें लोगों ने भाग लिया, बड़ी भारी संख्या में पूरे देश के लोगों ने, और उसके कई उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों के साथ साथ लक्ष्य भी थे। उन लक्ष्यों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता आदि आदि न जाने कितनी बातें कही गई थी, वादे किए गए थे। तो ये भी शंका होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि देश को एक बांध के रखने के लिए हमें अन्य उद्देश्यों की तिलांजलि देनी पड़े, और देश को एकीकृत रखने के लिए क्षेत्रीय जो स्वतंत्रता है या क्षेत्रीय पहचान जो है, उस क्षेत्रीय पहचान को कुचलना ना पड़े, उसे खारिज ना करना पड़े। क्षेत्रीय पहचान से तात्पर्य है क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय परंपराएं। क्या इन सबको हम तिरस्कृत कर देंगे? इन सब को, देश को एक करने की प्रक्रिया में सबको कुचल डालेंगे? उस वक्त का सबसे तीखा और सबसे चुभता हुआ सवाल यही था कि भारत को अखंड कैसे रखा जाए, भारत की अखंडता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि 14-15 अगस्त की रात 12 बजे जिस देश का उदय हुआ है, जो नवोदित राष्ट्र विभाजन के बाद भारत के रूप में जन्मा है, वह एकीकृत रहे। बहुत बड़ी चुनौती।
और इस चुनौती के विभिन्न पहलुओं को अब आप समझ गए होंगे। तो एकीकरण की चुनौती के साथ अब दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखने की। लोकतंत्र अर्थात जहां जनता का शासन हो, जनता की सत्ता हो, जनता के द्वारा चुनी गई सत्ता हो, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता हो, वह लोकतंत्र। एक ऐसे देश में जहां भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, निर्धनता का बोलबाला था, वहाँ पर लोकतंत्र के वादे को, लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करना एक बहुत दूभर काम दिख रहा था। आपको तो मालूम है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकार अर्थात वे 6 अधिकार जो भारतीय नागरिक को एक व्यक्ति जैसा, एक नागरिक के नाते सम्मानपूर्वक रहने का दर्जा देते हैं। ये जो अधिकार हैं उसमें एक मतदान का भी अधिकार है गारंटी में, मतदान, मत देने का अधिकार, और ये सबको देना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो अशिक्षित हो, सभी लोगों को मतदान देने के अधिकार का जो वादा किया गया था, इसे पूरा करना एक बहुत कठिन काम था। भारत ने जो लोकतंत्र है उसमें संसदीय प्रणाली अपनाई। देखिए, पूरे विश्व पे यदि हम नज़र डालें बड़े बड़े देशों की संवैधानिक संरचना पर, राजनीतिक ढांचे पर, तो हम पाएंगे कुछ देशों में राजतंत्र है, कुछ देशों में लोकतंत्र है, कुछ देशों में सैनिक तंत्र है और कई अन्य तरह के शासन हैं। कुछ देशों में एक दलीय शासन प्रणाली है, कुछ देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली है, कुछ देशों में राष्ट्रपति मुखिया है, तो कहीं प्रधानमंत्री मुखिया हैं, तो कहीं चेयरमैन मुखिया हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भारत ने लोकतंत्र प्रणाली चुनी। अब लोकतंत्र के भी कई प्रकार हैं, कई स्वरूप हैं। भारत ने उसमें प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधि के माध्यम से लोकतंत्र चलेगा। जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाएगी। जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी और ये प्रतिनिधि देश में जनता की ओर से शासन चलाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व मूलक। मूल माने जड़ में, जहाँ जिसकी जड़ में ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ में प्रतिनिधियों का बोलबाला हो। तो इस प्रकार संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को हमने अपनाया। इन विशेषताओं से ये सुनिश्चित किया गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। और राजनीतिक मुकाबले से तात्पर्य क्या कि यदि प्रतिनिधित्व मूलक है तो समाज के हर तबके को अपना प्रतिनिधि भेजने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा और समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति के हों, शैक्षणिक स्थिति के हों, वे ये अधिकार अर्जित करते हैं स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में। तो ये जो भावना थी, लोकतंत्र की भावना, इसमें राजनीतिक मुकाबला, उसका मौका सबको दिया गया। और लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरत है। तो लोकतांत्रिक संविधान मात्र बना देना ही पर्याप्त नहीं है। केवल ये कह देना कि देश का संविधान लोकतांत्रिक है और ये संविधान है, इसमें ये भावनाएं, ये कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। तो फिर क्या? कहने का अर्थ ये कि चुनौती ये थी कि संविधान से मेल खाते हुए लोकतांत्रिक व्यवहार भी हो, लोकतांत्रिक बर्ताव भी हो,
लोकतांत्रिक नज़रिया भी हो लोगों का। तो ये बर्ताव, व्यवहार, नज़रिया लोगों में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र लाना उतनी बड़ी चुनौती नहीं, पर लोकतंत्र की भावनाओं को जनता में डालना और जनता को लोकतांत्रिक व्यवहार में ढालना, जनता को लोकतांत्रिक बर्ताव में ढालना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। ये दूसरी चुनौती हो गई। अब तीसरा चैलेंज, चुनौती अर्थात चैलेंज या समस्या भी हम कह सकते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज, वो था विकास का। विकास शब्द का अर्थ बड़ा सरल है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरीके का? एक तो होता है शारीरिक डेवलपमेंट, बच्चों का शारीरिक विकास। यदि मैं ये उदाहरण दूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहता हूं कि एक स्कूल का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों का शारीरिक विकास। क्या ये पर्याप्त है? स्कूल में बच्चों को पर्याप्त भोजन दिया जा रहा है, बच्चों को पर्याप्त खेलकूद की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो शारीरिक वार्धक्य तो हो रहा है। या स्कूल की बात न करके हम घर की ही बात करें, वहाँ क्या माँ बाप का लक्ष्य अपने बच्चों के प्रति केवल शारीरिक विकास ही होता है? नहीं, उनका लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि आदि, सर्वांगीण विकास। यदि मैं इस चुनौती की बात करूं, तीसरी चुनौती विकास की, तो उसमें तात्पर्य है कि कुछ तबकों का ही विकास ना हो, ये सुनिश्चित करना था। यदि भारत ने इतने वर्षों की गुलामी देखी, परतंत्रता देखी और विदेशियों के द्वारा भारत पे सफलतापूर्वक शासन करने का दौर देखा, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था और कुछ तबके, समाज के कुछ वर्ग समाज के अन्य वर्गों पर हावी थे। भय ये था कि कहीं ऐसा स्वतंत्रता के बाद फिर ना हो कि समाज के वे वर्ग जो अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए थे समाज में, उनका वर्चस्व जारी रहे और समाज के अन्य तबके के लोग वैसे ही निर्धन रहें, वैसे ही अशिक्षित रहें, वैसे ही असहाय रहें जैसे अभी तक थे, और जिसके कारण गुलामी के दिन देखने पड़े। तो ऐसा विकास का कोई मायने नहीं है। तो संविधान में ये बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता रहेगी। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोग अपने को समान दृष्टि से या दूसरे को समान दृष्टि से देखेंगे, किसी को हेय दृष्टि से ना देखने की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, ना देखने की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त कर दी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से जो वंचित थे, जो तबके, जो वर्ग, और सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज़ थे, उनको खास सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा का अर्थ शारीरिक सुरक्षा से नहीं है, सुरक्षा का अर्थ है उनको, उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जाएं जिसमें ये सुनिश्चित हो कि ये तबके समाज के तथाकथित ऊंचे तबकों के बराबर हों। ये प्रावधान करना संविधान में आवश्यक था और संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए। तो संवैधानिक प्रावधान तो हो गए, विकास के नाम पर सुनिश्चित किया गया कि ऐसे कानून बनाएं सर्वांगीण विकास के लिए जिसमें समाज के सब तबकों के लोगों को समानता का दर्जा मिले। लेकिन संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उन नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान ने सरकार पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाहर जाकर कोई कानून नहीं बनाए जाएंगे।
और नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सारे सिद्धांत थे जिसके पालन अनुपालन करने से समाज में समानता का विकास होगा, ऐसा स्पष्ट था। तो संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भी लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिनसे राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती जो थी वो आर्थिक विकास, गरीबी के खात्मा, ये कैसे हो। संवैधानिक रूप से तो समानता के नज़रिए से देखने का प्रावधान हो गया, लेकिन आर्थिक विकास कैसे हो, गरीबी का उन्मूलन कैसे हो, उसके लिए क्या ढांचा हो, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, कौन सी नीतियां जो कारगर साबित हों अशिक्षा, आर्थिक असमानता, गरीबी के उन्मूलन में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये हो गई तीसरी चुनौती, विकास, और विकास के अंतर्गत आए हुए जो बिंदु। इन चुनौतियों में हम समझ सकते हैं कि भारत के सामने 15 अगस्त की रात, 14-15 अगस्त की रात कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाय खड़ी थीं। यहाँ पर हमें नेहरू के दृष्टिकोण को समझना होगा, जिन्होंने अपने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के भाषण में अपने विचार बड़े स्पष्ट रख दिए थे। नेहरू का दृष्टिकोण, आप यदि उस भाषण को पूरा विस्तार से पढ़ें तो आप पाएंगे कि बड़े उदारवादी दृष्टिकोण था, बहुत लिबरल, कट्टरपंथी विचारधारा के वे कतई नहीं थे, रेडिकल वो कतई नहीं थे, बहुत उदार विचारों के थे। नेहरू भारत की विभिन्नताओं से वाकिफ थे, क्योंकि अपने अध्ययन काल के दौरान उन्होंने देश के इतिहास को, विश्व के इतिहास को बड़ी गहराई से पढ़ा था और इतिहास के बनने की प्रक्रिया को काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की थी, तो उससे बड़ी अच्छी तरह परिचित थे। उसके साथ ही साथ वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं से भी वाकिफ थे। देश का इतिहास विभिन्नताओं से भरा हुआ है और साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं में कैसे राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य पाया जाए, इसकी उनको काफ़ी कुछ समझ थी। वे चाहते थे कि इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बनाए रखते हुए, को चलते हुए नहीं, मैंने पूर्व में आपको बताया कि क्षेत्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय धर्म, इनको, इन विविधताओं को बनाए रखते हुए देश को एकीकृत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ नेहरू के यदि हम विचारों को जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि वे स्वयं चाहते थे कि विभिन्नताओं में एकता हो, वे स्वयं चाहते थे कि इन विभिन्नताओं का समायोजन हो और इस समायोजन के माध्यम से देश के, राष्ट्र के एकीकरण के लक्ष्य को पाया जाए। भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ, पंथ निरपेक्षता की जो बात उन्होंने की, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो विशेष प्रावधान किए उनके संरक्षण के लिए, और हर क्षेत्र का संतुलित विकास, ये जो उनके 3-4 बिंदु थे सोच के, इसने विभिन्नता में एकता के बीच को पिरोने में और उसे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। भाषाई आधार पर पुनर्गठन, पंथ निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, इस पर नेहरू के विस्तृत विचार हम आगे समझेंगे। लेकिन आपको इतना जानना है कि नेहरू एक उदारवादी विचारधारा के थे, सबको लेकर, सबके विकास में देश का विकास देखते थे और उसी परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक भी थे। संसदीय लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, उनका मानना था कि जैसे जैसे समानता और न्याय, इसके आधार पर हम विकास को बढ़ाएंगे, या जैसे जैसे समानता और न्याय के आधार पर हम विकास की प्रक्रिया को बढ़ने देंगे, भारत में लोकतंत्र की जड़ें वैसे वैसे मजबूत होती जाएंगी।
न्याय से उनका तात्पर्य सामाजिक न्याय की ओर था। न्याय से उनका तात्पर्य सामाजिक न्याय से था। समाज में सबको एक नजरिए से देखने का जो व्यवहार है उस पर उनका बहुत जोर था, और इसीलिए संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान हैं, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सर्वोपरि है। यदि ये दो चीज़ें हमारे संविधान में शामिल हैं तो कानूनी रूप से राजनीतिक व्यवस्था में ये सुनिश्चित कर लिया गया कि भारत एक लोकतंत्रीय देश, ऐसा देश रहेगा जहां समानता का बोलबाला हो। और यदि ऐसा है तो लोकतंत्र स्वयमेव मजबूत होता चला जाएगा, उसकी जड़ें गहरी होती चलेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, कमज़ोर वंचित वर्गों को आरक्षण, और ऐसा करते हुए उन्हें राजनीतिक भागीदारी में शामिल करना, उन्हें पॉलिटिक्स में उन्हें जोड़ना, कानून का शासन जिसे मैंने कहा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और न्यायपालिका, समाचार पत्र, इनकी स्वतंत्रता, ये सब नेहरू की लोकतांत्रिक विचारधारा के अहम पहलू थे, अहम बिंदु थे। यदि मैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता हूं तो इसका अर्थ ये है कानून सर्वोपरि, अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं। और यदि कानून से ऊपर कोई नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे वे देश के राष्ट्रपति हों, प्रथम नागरिक, चाहे सांसद हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्य सचिव आदि कोई भी हो, ये लोग सब किसके नीचे हैं? कानून के नीचे। वैसे ही जैसे कि निर्धन, अशिक्षित, मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग कानून के नीचे हैं, उसी प्रकार समाज के तथाकथित ऊंचे तबके के लोग भी कानून से नीचे ही हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य था जहां पर एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें न्याय देते समय जो न्यायाधीश है उस पर किसी भी तरह का दबाव न हो। मैं पुनः दोहरा दूं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था जिसमें न्याय देते समय न्यायाधीश किसी भी तरह के दबाव में न आ सके। इस पे विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे, पर इतना समझ लें कि दबाव से तात्पर्य है राजनीतिक दबाव, और ऐसे दबाव से स्वतंत्र हमारी न्याय व्यवस्था हो, इस पे नेहरू का अटूट विश्वास था, और ये लोकतंत्र के उनके अहम पहलू थे। विकास के संबंध में नेहरू के क्या विचार थे? हमने तो ये जाना कि देश की एकता के संबंध में नेहरू के क्या विचार, लोकतंत्र पर नेहरू की क्या सोच थी, नेहरू की इस सोच किन बातों से प्रभावित थी, इसको भी हमने समझा। अब हम थोड़ा जाने कि नेहरू के विकास का मॉडल क्या था, किस तरह का विकास वो चाहते थे। जैसा मैंने पूर्व में थोड़ा जिक्र किया कि क्या मात्र शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास में भी उसके कुछ अलग अलग मायने हैं। तो नेहरू जी के विचार में विकास का मॉडल क्या था, इस संबंध में नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास मॉडल से प्रभावित थे। लोकतांत्रिक समाजवाद, सोशलिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म। इस पर फिर आगे जब हम एक एक पहलू पर विचार करेंगे तब जिक्र करेंगे। फिलहाल आप समझ लें कि उनका जोर लोकतांत्रिक समाजवाद पर था। समाजवाद के भी कई प्रकार हैं, पूंजीवाद भी कई प्रकार की विचारधाराओं से बना हुआ है, साम्यवाद के भी कई धाराएं हैं। उसी प्रकार समाजवाद,
तो उनका जो जोर था वह लोकतांत्रिक समाजवाद पे था। और इस दिशा में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सरकारी क्षेत्रों की इस अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका, योजनागत विकास प्रक्रिया, कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, ये उनके माध्यम थे। किस चीज के? विकास को प्राप्त करने के माध्यम। कैसा विकास? लोकतांत्रिक समाजवादी। और उसको प्राप्त करने के लिए जो जरिए थे, जिन हथियारों के माध्यम, जिन टूल्स के माध्यम से वे ऐसे विकास की परिकल्पना को साकार करना चाह रहे थे, उसके पहलू हैं जमींदारी उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, योजनागत विकास, कमजोर वर्गों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण आदि आदि। इस पर उनका बहुत जोर था। और ऐसा करते हुए वे मानते थे कि सामाजिक न्याय, समानता पर आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात यदि हम ये सब करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ बिंदु थे, यदि हम ये सब करते हैं तो हम एक ऐसा विकास कर पाएंगे जो होलिस्टिक हो, समग्र विकास, जो एक ऐसा विकास हो जिसमें समानता और न्याय दोनों निहित हो, इस पर आधारित हो। नेहरू की सोच और दृष्टिकोण की एक खास बात ये थी कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास आदि पर वो जितना बल देते थे, उतना ही जोर उनका बौद्धिक विकास पर भी था। बौद्धिक विकास, समाज के विभिन्न तबके के लोगों का बौद्धिक विकास, क्योंकि उनका मानना था कि बौद्धिक विकास से ही भारत को आधुनिक बनाया जा सकता है, विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो यानी उन्होंने 1947 में एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो आधुनिक हो। आधुनिकता की ओर उनका काफ़ी जोर था। वे चाहते थे कि भारत एक परंपरावादी देश न रहे, भारत एक ऐसा देश न रहे जो इतिहास से मात्र प्रेरणा लेते हुए केवल इतिहास के दायरे में ही जकड़ा रहे। उनका मानना था कि आने वाला समय बदलता हुआ समय होगा। समय के साथ बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों में आधुनिक हों, और यदि ऐसा होगा तभी हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकेंगे। तो उनके लिए बौद्धिक विकास बहुत महत्वपूर्ण था। वे चाहते थे कि भारत के लोगों का बौद्धिक विकास हो और उस पर भी उतना ही जोर दिया जाए शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा, जितना कि आर्थिक और अन्य विकास पर है। इसके लिए उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, खासकर महिलाओं और पिछड़े वर्ग, इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास पर बल दिया। महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने बहुत बल दिया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र निर्माण के लिए आधुनिक, यदि भारत के पक्षधर थे तो आधुनिक भारत की नींव वो भारत के औद्योगिकरण में देखना चाहते थे। वे भारत के औद्योगिकरण के कट्टर समर्थक थे, कट्टर पक्षधर थे। नेहरू देश के राजनीतिक और आर्थिक विकास को सांप्रदायिकता से दूर रखना चाहते थे, संप्रदायवाद से दूर रखना चाहते थे। अर्थात वे चाहते थे कि समाज के सभी तबके के लोग इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में शामिल हों। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में
संप्रदाय का बोलबाला हो जाए, किसी विशिष्ट संप्रदाय का दबदबा हो जाए, कुछ संप्रदाय ऐसे हो जाएं जो बिल्कुल वंचित ही रह जाएं। क्योंकि यदि आधुनिकीकरण होना है तो समाज के सभी तबकों को समान रूप से साथ चलना होगा, तभी यह संभव है। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को धार्मिक आधार की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। मैंने जैसा आपको पूर्व में बताया कि उन्होंने गहन अध्ययन किया था विश्व इतिहास का, उन्होंने गहन अध्ययन किया था देश की परंपराओं का, विविधता का, क्षेत्रीयता का, और उसमें वे देश की एकता पाने का रास्ता निकालते थे। और इसी प्रक्रिया में उनकी ये सोच थी कि यदि देश के विकास का आधार धार्मिक होगा तो देश की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हों या आर्थिक समस्याएं हों। इन समस्याओं का निराकरण उनके नज़र में केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका तात्पर्य था कारण को जानना और उसका निवारण करना, रीजनिंग ऑफ माइंड। कारण और निवारण, ये एक वैज्ञानिक सोच होती है। अंधविश्वास, परंपरावादी नीतियां, पुराने रीति रिवाज, इन सब से हटकर वे सतत इस बात पर जोर देते थे कि हम वैज्ञानिक सोच रखें, और उस वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो धार्मिक आधार पर अभी तक जो सोच पनपती रही है उस पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, उसकी कमी की जाए। कि मात्र केवल धर्म के आधार पर हमें कुछ करना है या धर्म के आधार पर ऐसा कहा गया है तो हम उसे करना है, ये उनके नज़रिए में उचित नहीं था। वो चाहते थे कि हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से तौला जाए, विज्ञान के तराजू में तौला जाए, और उसके बाद फिर उस पर अमल किया जाए। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से कोई बात सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से वह सही है, ऐसा उनका मानना था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ये उनकी सोच का एक अहम हिस्सा था। और इस वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ साथ वे मानते थे कि ऐसा करने पर बौद्धिक विकास होगा। नेहरू ने विज्ञान, औद्योगिकरण को जहां एक और बढ़ावा दिया, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि मानवतावादी सहिष्णुता उसमें रहे। मानवतावादी सहिष्णुता, ह्यूमैनिज्म और टॉलरेंस उनकी सोच के बहुत अटूट अंग थे। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी सहिष्णुता और करुणा। तो एक और जहां वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा, एक और जहां औद्योगिकरण को बढ़ावा, उनका ये मानना था कि इसको बढ़ाते हुए हमें, इनको विकास करते हुए हमें सुनिश्चित करना है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवतावादी रहे, ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण करुणामय रहे, किसी के प्रति उदारता रहे, निर्ममता नहीं। तो इस तरह का एक सामंजस्य लेकर वो चलते थे। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना नेहरू जी की सोच का एक महत्वपूर्ण अंग था। वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण उनकी सोच की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी। नेहरू जी का जो भाषण था, जिसे ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं, वो अपने इस दृष्टिकोण की स्पष्टता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने इन सारे बिंदुओं को रखते हुए अपनी अपेक्षाओं को जनता के सामने रखा, और एक तरीके से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों को अपने भाषण में समाहित किया। आप देख सकते हैं कि लाल किले की प्राचीर में उस रात्रि को इस भाषण के दौरान कितनी भारी भीड़। हम ये बार बार पढ़ते आए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व वास्तव में महात्मा गांधी ने किया था।
लेकिन इस चित्र में आप कहीं भी महात्मा गांधी को नहीं पाएंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मैंने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना भी जुड़ी हुई थी, विभाजन। ऐसा शायद ही कहीं विश्व में हुआ हो जहां पे कोई देश स्वतंत्र होते हुए दो भागों में उसी क्षण विभाजित किया गया हो या विभाजित हो गया हो। और यहाँ तो एक बात ये थी कि हमने स्वयं विभाजन की इस प्रक्रिया को स्वतंत्रता के साथ जोड़कर उसे स्वीकार किया था। गांधी इसमें कहाँ थे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और ये चर्चा, ये बात, ये अध्ययन एक एक चुनौतियों का जिसका जिक्र पूर्व में किया है उसको लेते हुए हम दोहराएंगे। कुल मिलाकर इस अध्याय में 1947 का पहला दशक यानी 1947 से 57 के आसपास राष्ट्र निर्माण की किन किन चुनौतियों से हम सफलतापूर्वक निपटे, ये पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे हमको चुनौतियां पढ़ना है। बंटवारे के कारण भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो धारणा थी उसको कैसे चोट लगी, क्योंकि एक और जहां हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे वहीं हम धर्म आधारित बंटवारे पर सहमत भी थे, तो उस पर कैसे आंच लगी, क्या प्रभाव पड़ा। देशी रियासतों को किस प्रकार इसके मसले को हल किया गया। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न बोलियों के रहते इन बोलियों और भाषाओं को बोलने वालों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए हमने कैसे राज्यों की सीमाएं तय की, यानी भाषाई आधार पर कैसे राज्य का निर्माण हुआ, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। 15 अगस्त या 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, जिसमें भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट से जिस भाषण को शीर्षित किया गया वह नेहरू ने कहा, और उस भाषण में उन्होंने किन दो बिंदुओं पर विशेष रूप से जोर दिया वो भी हमने जाना कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक होगा। इन दो बातों पर सहमति थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक और वो भी प्रतिनिधित्व मूलक लोकतांत्रिक होगा, और दूसरा सरकार जो है वो लोक कल्याण के लिए कार्य करेगी। सरकार जो है वह पब्लिक ओरिएंटेड रहेगी, समाज कल्याण के लिए बात करेगी। तत्कालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए हमने कुछ संक्षिप्त में ये भी जाना कि विभाजन, अभूतपूर्व हिंसा, विस्थापन और अन्य चुनौतियां किस प्रकार मुंह बाए खड़ी थीं। रियासतों का मामला तो था ही, राजवाड़ों का मामला तो था ही, लेकिन उसके साथ ही विभाजन की समस्या थी, अभूतपूर्व हिंसा जिसके बारे में हम विस्तार से फिर पढ़ेंगे, विस्थापन और साथ ही कुछ अन्य चुनौतियां जैसे भाषाई समस्या। तो ये कठिन परिस्थितियां, इनका हम बिंदुवार आगे अध्ययन करेंगे। चुनौतियों का जिक्र करते हुए मैंने आपको बताया था कि पहली चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने की थी कि कैसे इन विभिन्न समस्याओं के रहते, विविधता के होते, कैसे देश को एक सूत्र में बांधा जाए। और उस पे मैंने दो मुद्दों को बताया था कि एक ऐसा एकता का सूत्र निकले जिसमें भारत की सभी विविधताओं को स्थान मिले। एकता में बांधना, ये सुनिश्चित करते हुए कि विविधताओं को अपना उचित स्थान मिले। और दूसरी समस्या बोली, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, और इन सब के रहते यदि मैं एक शब्द में बोलूं तो समस्या ये थी, पहली चुनौती कि कैसे भारत अखंड रहेगा,
कैसे भारत एकीकृत रहेगा। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र। लोकतंत्र को स्थापित करने की। कानूनी रूप से तो, संवैधानिक रूप से तो, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को लादना सरल था, लेकिन भावनात्मक रूप से सुनिश्चित करना कि सभी लोग उस लोकतंत्र का हिस्सा बने, ये एक बड़ी समस्या थी। तो लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती के तहत हमने देखा कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, हर नागरिक को मताधिकार दिया गया, संसदीय आधारित व्यवस्था जिसमें प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का प्रावधान किया गया। लेकिन यह स्वयं में काफ़ी नहीं था। तो सामने जो चैलेंज था वो ये था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक नज़रिया, लोकतांत्रिक बर्ताव, उसको कैसे लाया जाए, ये उस दूसरी चुनौती का हिस्सा था जो तत्कालीन स्वतंत्र भारत के सामने मुंह बाए खड़ी थी। और तीसरी चुनौती तो विकास को लेकर थी। कैसा विकास? ऐसा विकास जिसमें समूचे समाज की भलाई हो, पर वो विकास की प्रक्रिया कैसी हो। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और समग्र विकास के उद्देश्य के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, उसमें संविधान के सामने सबको समानता का दर्जा दिया गया था। वंचित तबकों और अल्प तबकों के लिए एक तरीके से उनके हितों की सुरक्षा के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए थे। नीति निर्देशक सिद्धांत का मैंने जिक्र किया, जो लोक कल्याण के लिए शासन को एक तरीके से दिशा देते थे, लोक कल्याण के लिए। और इस सब के बावजूद जो बड़ी समस्या थी कि आर्थिक और गरीबी का खात्मा इन सब कदमों से तो नहीं हो सकता। तो उसके खात्मे के लिए कौन सी कारगर नीति अपनाई जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे आर्थिक विषमता दूर हो, आर्थिक विकास समग्र लोगों का हो और गरीबी का खात्मा हो।